हेलो बच्चों, दोबारा से फिर आपके सामने हाजिर हूँ। एक जो कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा था उसी के नेक्स्ट पार्ट के लिए। हमारा जो लेसन चल रहा था फर्स्ट था व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। इस लेसन में अब तक हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्या किया, अर्थशास्त्र होता क्या है, कितनी तरह की क्रियाएं इसके अंदर शामिल की जाती हैं, दो तरह की आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं। इसके अलावा इसकी परिभाषा को अलग अलग टाइप की जो 4 तरह की परिभाषा थी किसने दी, किस बुक में दी, किस सन में दी, और उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ किस अर्थशास्त्री ने फिर आगे अपने विचार दिए। हमने यहां तक कर लिया है। अब आपके पास पार्ट 3 हाजिर है, सेम लेसन है हमारे पास। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक बनता है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट बनता है वो बनता है कि अर्थशास्त्र के प्रकार। क्या बनता है, टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या बनता है, टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। जो हमारा मेन क्वेश्चन है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, वो क्वेश्चन अभी हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है। हाँ जी, 2 तरह का होता है अर्थशास्त्र, एक होता है व्यष्टि और दूसरा होता है समष्टि। कौन सा होता है, समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। हाँ जी, व्यष्टि को हम इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं, माइक्रो। अर्थशास्त्र का तो आपको पता ही है, इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र है उसको हम बोलते हैं मैक्रो। क्या बोलते हैं, मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स। कितने तरह का हो गया अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमेशा याद रखना, वो जो हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक 2 तरह की इसमें एक्टिविटी की थी। क्या की थी, एक्टिविटी की थी। वो तो क्रिया है, वो तो काम है। ये प्रकार है व्यष्टि और समष्टि। जिन बच्चों को यहाँ पर ये वर्ड क्लियर नहीं है, या जो बच्चे आज ही जुड़े हैं, आज ही उन्होंने वीडियो देखना स्टार्ट किया है, तो उन बच्चों को मैं कहना चाहूंगी कि आपको पहले पार्ट 2 और पार्ट 2 देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है भाई। हाँ जी, व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो। नाम से ही पता लग रहा है, कहते नहीं हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में भी कि कितनी है वो चीज, थोड़ी सी है, या छोटा सा है, या थोड़ा सा है, निक्कू सा है, निक्कू सा है। आते हैं ना ये वर्ड, हमारी जो डेली रूटीन लाइफ है उसमें हम बोलते हैं अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर माइक्रो का मतलब, माइक्रो जो है वो एक इंग्लिश लैंग्वेज का शब्द है। कौन सी लैंग्वेज का है, इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये निकला कहां से है, ये निकला है मिक्रोस से। कहां से निकला है, मिक्रोस। और ये मिक्रोस जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। दोबारा से फिर आपको याद दिला रही हूं, ये क्वेश्चन जो है 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन में भी आते हैं या फिर आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट भी आते हैं। ठीक है ना। तो ये मिक्रोस से निकला है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है छोटा, छोटा या फिर छोटी। छोटा या छोटी क्या, या इकाई हो सकती है, कोई यूनिट हो सकती है, या भाग हो सकता है। तो यहां पर जो माइक्रो है उसका मतलब होता है यहां पर व्यष्टि और व्यय का मतलब है यहां पर व्यक्तिगत। क्या मतलब है, व्यक्तिगत इकाई। मैंने आपको पहले भी ये टर्म बताई थी, व्यक्तिगत जहां पर आ जाता है मतलब एक व्यक्ति या फिर एक इकाई, वहां पर उसका मीनिंग बन जाता है। तो माइक्रो शब्द का मीनिंग फिर क्या हुआ इन सारे वर्ड्स को देखने के बाद, कि माइक्रो का मतलब है जहां हम छोटे भाग की या फिर एक इकाई की अध्ययन करते हैं, एक इकाई का अध्ययन करते हैं। क्या अध्ययन करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं इकोनॉमिक्स को, अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र क्या था, धन संबंधी क्रियाओं को। देखो मैंने आपको जब ये करवाया था इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक क्रियाएं, ये बताया था कि इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ धन कमाना होता है। इनका उद्देश्य जो है वो क्या होता है, कल्याण करना होता है। कल्याण करना, दया भावना, प्रेम, ये सब होता है ना। लेकिन कभी भी क्या आपने कोई व्यक्ति ऐसा देखा है जो सुबह से लेकर शाम तक कोई दुकान खोलता है या कुछ भी काम ऐसा करता है जिससे सिर्फ लोगों का कल्याण होता है, मतलब उसको अर्निंग होती ही नहीं।
तो वो अपने परिवार का गुजारा कैसे करेगा, है ना? ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, लोग आर्थिक क्रिया करते हैं, धन कमाने के लिए काम कर रहे हैं, उसके बीच बीच में वो कल्याण, थोड़ा बहुत दया भावना, दान, कुछ इस तरह से काम करते रहते हैं। जैसे बताया था कि एक टीचर जो है वो स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है, भाई पहले तो उनको क्या चाहिए, अपने घर को चलाने के लिए अर्निंग होनी चाहिए ना, कमाई होनी चाहिए, पैसा लगता है भाई अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और वैसे भी आवश्यकताएं कैसी हैं, असीमित हैं। तो वो घर आके अपने बच्चों को या आस पड़ोस के बच्चों को भी पढ़ा देते हैं, चलो भाई इनका भी भला हो जाएगा, इनके जो सोल्यूशन इनको दे दिया जाता है। उसके बाद कोई वकील है, वो केस लड़ रहा है, अगर वो सारे केस ऐसे लड़े भाई आ जाओ और फ्री में ही लड़ रहा हूं मैं, तो भाई वो कैसे, कब तक काम कर पाएंगे? या कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल के बैठा है, कोई हॉस्पिटल खोल के बैठा है, तो वहां पर अगर वो सारे पेशेंट्स का इलाज फ्री में करेंगे तो कैसे चलेगा हॉस्पिटल्स, है ना? हर टाइम तो नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, वो आर्थिक क्रिया करते हैं। आर्थिक क्रिया करते करते ही बीच में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अनार्थिक क्रिया हो जाती है, ठीक है? तो वास्तव में अर्थशास्त्र को हम क्या कहेंगे फिर? नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, क्रियाएं दो तरह की हैं, लेकिन अर्थशास्त्र का मतलब है जहां पर हम धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करें। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब हो गया छोटे भाग की इकाई या फिर एक इकाई, अर्थशास्त्र का मतलब हो गया धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो इसका पूरा मतलब क्या बन गया? व्यष्टि अर्थशास्त्र वह है जहां पर हम छोटे भाग की या एक इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब वो एक इकाई कोई एक व्यक्ति हो सकता है, एक फर्म हो सकती है। अब देखो, छोटा भाग का मतलब क्या है? छोटा ग्रुप, समूह भी हो सकता है जो छोटा है, बड़े भाग को शामिल नहीं कर सकते। तो फर्म में कई लोग काम करते हैं, वो कई व्यक्तियों का समूह भी हो जाता है, पर है क्या? छोटी इकाई है। तो इसमें हम व्यक्तिगत भी हो सकता है या फिर समूह भी हो सकता है, जो छोटा हो उनकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्लियर है? हाँ जी। अब चलते हैं हमारा समष्टि अर्थशास्त्र के ऊपर। जिस तरह से समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो हमारा है वो भी हमारी ग्रीक लैंग्वेज से निकला है, क्योंकि इनके ना मीनिंग, जो छोटे भाग को हम काट देते हैं, जब उनका मीनिंग अलग लैंग्वेज में कई बार अलग हो जाता है, तो सोल्यूशन के लिए या फिर आपको आसानी से समझाने के लिए हो सकता है ग्रीक लैंग्वेज का जो शब्द है वो आपको पर्टिकुलर दिया हो कि इसका मीनिंग ये बनता है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। हाँ जी, समष्टि नाम से ही पता लग रहा है, इसमें कहीं ना कहीं बीच में समस्त है। समस्त मतलब क्या होता है? पूरा, पूरी तरह से पूरा, ठीक है ना? तो समष्टि को हम क्या बोलते हैं? मैक्रो। अब ये हिंदी का शब्द है, मैक्रो बन गई इसकी इंग्लिश। मैक्रो कहां से निकला? मैक्रोस से। कहां से निकला? मैक्रोस। अब ये मैक्रोस जैसे मिक्रोस था ग्रीक भाषा का शब्द, ये भी कौन सी भाषा का शब्द है? ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द। इकोनॉमिक्स फिर से वही आ गई। अब ये मैक्रोस जो है, मैक्रोस का मतलब क्या हो गया? बड़ा भाग, बड़ा भाग या फिर बड़ी इकाई, आप ये कह सकते हो, ठीक है? हाँ जी, मैक्रो का मतलब हो गया बड़ा भाग। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया? इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। मतलब समष्टि अर्थशास्त्र क्या हुआ? जहां पर हम बड़े भाग की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। बड़ा भाग क्या? बड़ी बड़ी इकाइयां, पूरा देश हो सकता है या कई मिलके देश हो सकते हैं, कई देशों की हम बात कर सकते हैं, या फिर पूरे विश्व को एक इकाई मानकर जो बहुत बड़ी बन जाती है उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ जी, ये हमारा बन गया मैक्रो इकोनॉमिक्स, और ये हमारा बन गया, कहां से निकला? ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है मैक्रोस से। माइक्रो भी कर लिया, मैक्रो भी कर लिया। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया। हाँ जी, आगे करें टॉपिक को। हम इसी पोर्शन में जो हमारा थर्ड पार्ट है उसी में इस लेसन को कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको बार बार मुझे भी वो पार्ट ना अलग अलग से बनाने पड़े और आपको भी एक पार्ट में पूरी तरह से बात क्लियर हो जाए। फिर से दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जिन बच्चों को, जो बच्चे नए आए हैं उनको पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको थर्ड समझ आएगा। अब हमारे पास आती है कि ठीक है भाई, किसी ने अर्थशास्त्र बना दिया, पता लग गया कि आर्थिक इकाइयां इसमें होती हैं, अनार्थिक इकाइयां होती हैं, धन से संबंधित कामों को हम पढ़ते हैं, तो क्या जरूरत थी इसको व्यष्टि और समष्टि में बांटने की? अब जो समष्टि भाग है, जो मैक्रो है, वो पूरी की पूरी आपके पास सेकंड बुक आती है।
सेकंड बुक मतलब आपके पास पूरा पार्ट दे रखा है ना, फर्स्ट व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा फिर समष्टि अर्थशास्त्र, तो ये तो हम पूरा का पूरा उसमें पढ़ लेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो हमारा दे रखा है व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ जी, अब क्या जरूरत पड़ी व्यष्टि, क्या ऐसी आवश्यकताएं थी, क्या इसका महत्व है कि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं? अगर हमें अर्थशास्त्र का मीनिंग क्लियर है तो क्या वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं था? क्या वो हमारे लिए वहां से काम पूरा नहीं होता था जो हमें इसको अलग अलग भागों में बांटने की जरूरत पड़ी और जो हमें छोटे भाग की या छोटी इकाई का अध्ययन करने की जरूरत पड़ी? हाँ जी, तो यहां पर आ जाता है इसका महत्व। क्या आ जाता है? महत्व। क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंस। क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंस। इसको हम विशेषताएं भी बोलते हैं, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ जी, अब पढ़ते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं थी या क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस थी। नंबर 1, पहली जो इसकी विशेषता थी, पहली जो विशेषता है या इंपॉर्टेंस है वो है कि हमें किसी भी अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था का मतलब जहां की आर्थिक इकाइयों का आप अध्ययन कर रहे हो, कोई देश, अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली। कार्यप्रणाली का मतलब क्या होता है? प्रोसीजर हम कह सकते हैं, किसी भी चीज का प्रोसीजर। घर पे कोई काम करते हो आप, छोटा सा कोई काम करते हो तो उसकी कार्यप्रणाली क्या है, मतलब आपने किस किस प्रोसीजर के तहत या कैसे कैसे उस काम को किया है, वो कार्यप्रणाली कहलाती है। अगर हमें किसी अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली बनानी है या फिर जो बन रही है उसको चेक करना है कि वो सही है, कामयाब है या नहीं कामयाब है, तो ऐसी अवस्था के लिए हम क्या करेंगे? वो वहां पर व्यष्टि अर्थशास्त्र की जरूरत पड़ती है। क्योंकि पूरे बड़े भाग को, अगर मान लो पूरे देश को चलाना है, पूरे देश को चलाते हैं, पूरे देश का राजा हमारे प्रधानमंत्री हो गए, हमारे राष्ट्रपति हो गए, ठीक है ना, तो अकेले एक व्यक्ति का देश को चला सकता है? नहीं चला सकता ना, क्योंकि देश हमारा कितना बड़ा है, करोड़ों की जनसंख्या है ना, और घनत्व के रूप में भी कितना है, कितने लोग आर्थिक अनार्थिक क्रियाएं करते हैं, हर व्यक्ति का हिसाब एक व्यक्ति कैसे रखेगा? तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को, सरकार को 3 अलग अलग भागों में बांट दिया। छोटे लेवल के लिए उन्होंने बोल दिया स्थानीय सरकारें हैं, जैसे गांव में आपकी पंचायत होती है कि गांव जो है छोटा होता है, कम जनसंख्या होती है, तो वहां पर सारी कार्यप्रणाली को ये देखने के लिए क्या चल रहा है, किस तरह की पॉलिसीज है, सरकार जो नीति लेके आती है वो कामयाब हुई कि नहीं, तो वो सारी की सारी कौन करता है? सरपंच करता है। फिर वो छोटे छोटे गांव जो मिलके वो क्या बन जाते हैं? वो जिला बन जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट बन जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट के लिए फिर क्या होता है? वो जिला अधिकारी देखते हैं। उसके बाद वो सारे डिस्ट्रिक्ट मिलके स्टेट बन जाते हैं, राज्य बन जाते हैं, फिर राज्य सरकारें होती है। राज्य सरकारों के लिए कौन काम करता है? सीएम। और फिर आगे नीचे तक लेवल बना रखे होते हैं, भाई तूने ये काम देखना है, तूने ये काम देखना है। इसके अलावा फिर ऊपर जो है सारे स्टेट मिलके देश बन जाता है, और फिर वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सारे एक लेवल बांट रखा है ना। बहुत लंबा वाइड हो जाएगा टॉपिक, तो फिलहाल आप जानकारी के लिए ये देखो कि किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी भी देश को चलाना है तो भाई सबसे पहले छोटे स्तर से चलाओगे, छोटे छोटे मिलके, फिर पूरे देश का जो स्तर है उसकी कार्यप्रणाली आपको समझ आ जाएगी या बन सकती है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंस है व्यष्टि अर्थशास्त्र की। दूसरा आता है, अगर सरकार कोई भी आर्थिक नीति बनाती है, आर्थिक नीति, आर्थिक का मतलब क्या होता है? धन से संबंधित कोई नीति बनाती है सरकार को। मान लो स्कूल बनवाना है, सड़कें बनवानी है या हॉस्पिटल्स बनवाने हैं, इसके अलावा सरकार को टैक्स लगाना है, तो ऐसे थोड़ी है वहां बैठे हैं और बैठे बैठे एक ही बंदे ने कह दिया ला भाई सारे देश के ऊपर ये चीज लागू कर दो, ऐसा तो नहीं होता ना। क्योंकि हर एक स्टेट की, हर एक जगह की अपनी अलग खासियत है। कोई स्टेट गरीब है और कोई स्टेट पूरी तरह से उन्नत है, तो एक तरह से कैसे सारी नीति कामयाब हो सकती है उनके ऊपर, है ना। तो वहां के लिए क्या करना पड़ेगा? छोटे भाग की स्टडी करनी पड़ेगी, वहां व्यष्टि अर्थशास्त्र से लगना पड़ेगा, छोटी इकाई से देखना पड़ेगा, और फिर वो नीति वहां पर उस हिसाब से लागू करनी पड़ेगी। जहां पर ज्यादा जरूरत है, जहां पर सड़कें है ही नहीं, वहां पर तो बनानी पड़ेगी, तो वहां पर तो पैसा बना दिया, पैसा खर्च करने के लिए दे दिया और नीति बना दी, भाई यहाँ पे इतना पैसा खर्च करना है। अब जहां पर सड़कें बनी हुई है ऑलरेडी, वहां ऐसे थोड़ी है उतना ही पैसा उनको भी दे देंगे, ला भाई इस सड़क के ऊपर एक और सड़क बना दो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। हर एक चीज के लिए अलग अलग तरह से, तो हर एक क्या आ गया, वो एक एक व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो इंपॉर्टेंस ये है, आर्थिक नीतियां बनानी है, उनको कामयाब करना है, तो उसके लिए पहले यहां से देखना पड़ेगा, तब वो यहां पर कामयाब होगी। हाँ जी,
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो आर्थिक कल्याण संबंधी नीति बनानी है, आर्थिक कल्याण नीति। कल्याण क्या होता है यहां पर? कल्याण होता है वेलफेयर। हाँ जी, क्या होता है? वेलफेयर। बेटा दो टर्म होती है, एक तो होता है विकास और दूसरी होती है समृद्धि। क्या होता है? एक तो विकास, एक समृद्धि। हाँ जी, अब देश क्या करता है? दो काम करता है, एक तो आर्थिक क्रिया और दूसरी अनार्थिक क्रिया। अगर सिर्फ आर्थिक क्रिया करे देश, अनार्थिक उसमें शामिल ही ना हो, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना हर एक व्यक्ति का उद्देश्य हो, तो इससे क्या होगा? हाहाकार नहीं मच जाएगा? देश कहां देश रहेगा? देश का मतलब क्या है? जहां पर सारे लोग अच्छी तरह से चैन अमन के साथ रहे, शांति के साथ रहे, उनको किसी तरह का कोई डर ना हो, उनकी जो बेसिक नीड है वो सारी की सारी पूरी हो, आवश्यकताएं उनकी पूरी हो, उसी को हम मानकर चलते हैं। आगे अगर उनकी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है तो वो तो फिर देश की श्रेणी बढ़ जाती है कि वो अल्प विकसित है कि विकासशील है, इस तरह से। हाँ जी, तो यहाँ पर अगर सारा का सारा जो है उद्देश्य वो क्या नहीं हो सकता? सरकार के अनुसार सिर्फ धन कमाना उद्देश्य नहीं होता। अगर सिर्फ और सिर्फ धन कमाने के लिए आगे बढ़ा जाए तो उसको तो हम बोलेंगे विकास, लेकिन देश को क्या प्राप्त करने की होड़ होती है? क्या प्राप्त करना चाहते हैं वो? कोई भी देश कब माना जाता है कि ये बढ़िया देश है? जब वहां पर समृद्धि हो। समृद्धि का मतलब वहां पर विकास भी हो, भाई लोग पैसा भी कमाएं, खर्च भी करें, प्लस वहां कल्याण भी हो। भाई ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने के लिए लोग एक दूसरे का गला काट रहे हैं, वहां पर लोग सेफ भी हो, सेफ्टी भी हो, अपना काम ईमानदारी से और बढ़िया तरीके से और सेफ्टी के साथ भी कर सकें। ठीक है, तो यहां पर अब जो सरकार नीति बनाती है आर्थिक कल्याण संबंधी नीति, अब कल्याण करना है भाई, सारे लोगों का कल्याण एक साथ तो हो नहीं सकता, एरिया वाइज फिर से वही बात आ जाती है कि अगर हमें सबका कल्याण करना है तो उसके लिए हमें छोटे छोटे भाग का कल्याण करना शुरू करना पड़ता है। तो ऐसी कोई भी नीति, कल्याण संबंधी नीति जब भी बनाती है सरकार, कुछ भी खर्च करती है लोगों के कल्याण के लिए। अब जो युवा है वो तो बाहर जाके कमा लेते हैं, जो वृद्ध जन है, बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो तो काम नहीं कर सकते ना एक एज के बाद, लेकिन पूरी लाइफ तो उन्होंने काम किया है, देश की अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है, तो अब क्या उनको ऐसे ही छोड़ दें? तो सरकार ने क्या कर रखा है? उनके कल्याण के लिए पेंशन बांध दी। लो भाई, आप लोगों को कम से कम इतनी पेंशन दी जा रही है, आप अपने महीने के गुजारे के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। अब विधवा है कोई, उसके लिए पेंशन मिलती है। जो गरीब बच्चे हैं स्कूलों में, जैसे उनको राशन भी मिलता है, किताबें भी मिलती है, या फिर उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी कल्याण संबंधी नीतियां हैं। अब ये पूरे देश पे, पूरी समष्टि अर्थशास्त्र पे एक तरह से एकदम से लागू नहीं होती, सबसे पहले छोटे भाग से शुरुआत करनी पड़ती है। हाँ जी, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आ जाता है कि अगर हमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना है, व्यापार चीजों को बेचना और खरीदना, ठीक है। हाँ जी, और अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, जिसमें एक से ज्यादा देश आ जाते हैं। जब देश आपस में लेन देन करना शुरू कर देते हैं, लेन देन वो वाला लेन देन नहीं जो हम पड़ोसियों के घर कुछ सामान दे आए खाने पीने का, वो हमारे घर नहीं, पैसे से संबंधित, आर्थिक, क्योंकि इकोनॉमिक्स का ही भाग है ना, तो अर्थ से संबंधित, ठीक है। हाँ जी, तो देश एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? लेन देन करते हैं। कैसे करते हैं? अगर हमारे पास गेहूं ज्यादा है तो हम उस देश को दे देते हैं जो गेहूं नहीं उत्पादित करता, अगर उनको जरूरत है वो हमसे खरीद लेता है, बदले में हमें पैसे दे देता है। फिर जो चीज हमारे पास नहीं है, फॉर एग्जाम्पल चाय हमारे पास ज्यादा होती है तो हम चाय को क्या करते हैं? निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देश को बेच देते हैं। कॉफी हमारे पास नहीं है तो हम कॉफी को खरीद लेते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग कॉफी भी पसंद करते हैं। तो इस तरह से जो देश हैं वो क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। अब इस व्यापार को पूरे देश पर पहले क्या करेंगे? एक देश दूसरे के साथ, फिर इस तरह से आगे लिंक बनते जाएंगे। जैसे कोई दुकान खोल के बैठ जाता है तो पहले एक बंदा, एक ग्राहक आता है, फिर धीरे धीरे वो लोगों को बताता है भाई वो दुकान खुली हुई है, वहां पे सामान भी बढ़िया है और वो रेट भी वाजिब लगाते हैं। फिर धीरे धीरे वो जानकारी बढ़ती है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? छोटे लेवल से हुई ना। ऐसे तो नहीं है कि सारे लोग एकदम से उठ के आगे ला भाई सामान दे दो, या फिर उसने भी सारे लोगों को एकदम ही दे दिया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने के लिए, उसको सफल करने के लिए हमें पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र की तरफ जाना पड़ता है। पहले छोटी इकाई से हमारी शुरुआत होती है, उसके बाद वो बड़े भाग के लेवल पर लागू होता है। क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को अच्छे से?
अगर किसी बच्चे की क्वेरीज है, कोई कुछ पूछना चाहता है, तो एज यूजुअल वो हमें कमेंट कर सकता है, बता सकता है। व्हाट्सएप पे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, जो क्वेरीज है वो मैं साथ के साथ कर रही हूँ, लेकिन बच्चों का रिस्पॉन्स है कि हमें सब कुछ समझ आ रहा है। सब कुछ तो बेटा बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी पेशी रह जाती है तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हो। अगर कहीं पर कोई वर्ड रह गया तो आप पूछ भी सकते हो। मेरी कोशिश यही है कि मैं वर्ड टू वर्ड आपको बताऊं, लेकिन फिर भी अगर कोई मिस हो जाता है तो आप मुझसे बिल्कुल निर्भय होकर पूछ सकते हो। हाँ जी, अब हमारे पास आता है बड़ा एक और कंट्रोवर्सी का विषय है अर्थशास्त्र में। कई लोग तो अर्थशास्त्री ना आपस में बड़े ज्ञानी हुए हैं, एक ने कोई बात कह दी, दूसरा फटाक से उसकी बात को कैच कर लेता है और फिर कहता है ना भाई इसमें ये कमी नहीं है, वो चीज है तो वो और होनी चाहिए। तो फिर कोई तीसरा आता है वो उसमें भी, क्योंकि पूरा अब जैसे जो अर्थशास्त्री हैं वो भी तो कैसे हुए हैं, परंपरावादी, पुराने भी हुए हैं, अब आधुनिक भी हुए हैं, नए भी हुए हैं, तो सोच में डिफरेंस हो गया ना। जैसे आपके दादा दादी, फिर माँ बाप और आप, तीनों पीढ़ियों में सोच में बहुत अंतर मिलेगा। तो इसी तरह से जो नई चीजें नए तरीके से उनके सामने निकल कर आती हैं, तो वो पुराने लोगों को, क्योंकि पुराने लोग अपने पास जो साधन होते हैं उनके अनुसार बात कहते हैं, धीरे धीरे वो साधन बढ़ते हैं, तरक्की करता है समाज, तरक्की होती है, उन्नति होती है। तो उस समय पर क्या होगा, अब जो साधन मेरे पास अगर बढ़ गए, मेरे उनके हिसाब से मेरी सोच बदल जाती है, ठीक है ना, तो वो उनके हिसाब से अपने पॉइंट्स रखते हैं। तो यहां पर कंट्रोवर्सी क्या है, कोई तो कहता है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है, कोई कहता है अर्थशास्त्र कला है। अब कैसे समझ आए कि ये कला है या विज्ञान है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन है, या फिर ये दोनों को जोड़कर बनता है। ठीक है, कोई चीज विज्ञान कब होती है, साइंस कब होती है, कोई चीज विज्ञान का मतलब साइंस, ठीक है ना। अब साइंस कब होती है, कोई चीज साइंस तब होती है जब क्या है को हम क्यों है से बता सकें। किसी चीज के बारे में अगर मैं कहूं कि ये पेन मैं ऊपर से नीचे फेंकती हूं, मैंने ऐसे फेंका तो ये ऊपर से नीचे ही आ रहा है, तो वो किस वजह से है, वो ग्रेविटी की वजह से है, वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से है। अब अगर मैं कहूं हवा लग रही है यहां पर, तो क्यों लग रही है, पंखे की वजह से लग रही है। मतलब कोई भी चीज की वो चीज है क्या। और जब हम कोई सामने से पूछे भाई आपने ये बात कह दी क्यों, तो हम उस बात को क्यों के द्वारा, क्योंकि ऐसे, इस वजह से, जब हम इस तरह से सिद्ध कर पाए तो वो चीज क्या होती है, वो चीज साइंटिफिक होती है, वो चीज साइंस होती है। अब साइंस में भी प्रोफेसर सेलिगमैन ने, प्रोफेसर पीटरसन ने, बहुत सारे अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने कहा कि जो विज्ञान है वो दो तरह का विज्ञान है। ये जो अर्थशास्त्र है वो विज्ञान है और वो दोनों तरह का विज्ञान है। दोनों तरह का कौन कौन सा, सबसे पहले तो सामाजिक, कौन सा, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, सोशल, ठीक है ना, सोशल साइंस। हाँ जी। अब दूसरा आता है वास्तविक विज्ञान। दूसरा क्या आता है, वास्तविक विज्ञान। वास्तविक का मतलब जो चीज बिल्कुल रियल में है। हाँ जी, प्रोफेसर सेलिगमैन ने कहा कि जो विज्ञान है, जो अर्थशास्त्र है, वो विज्ञान है, लेकिन वो एक सामाजिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र में क्या होता है, आर्थिक क्रिया होती है, अनार्थिक क्रिया होती है। कौन करता है, लोग करते हैं। कौन करता है, लोग करते हैं, पीपल्स करते हैं। अब वो लोग कहाँ रहते हैं, समाज में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, समाज में। और जो व्यक्ति समाज में रह के, या फिर एक समूह में, समाज मतलब समूह, लोगों का समूह, जहां उन्होंने अपने नियम कानून बना रखे होते हैं, उनके अनुसार वो रहते हैं। तो समाज में रहते हुए किसी तरह की क्रिया करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो सामाजिक विज्ञान है। अब जो क्रिया करते हैं, आर्थिक क्यों कर रहे हैं भाई, इसलिए कर रहा हूं भाई क्योंकि आवश्यकता को पूरा करना है, तो है ना साइंटिफिक वो चीज। तो समाज में रहते हुए मनुष्य जब काम करता है तो वो कहलाती है चीज कि वो चीज सामाजिक है। अब यहाँ पर वो आर्थिक क्रिया कर रहा है तो वो अर्थशास्त्र में है, और आर्थिक क्रिया को हम क्या है और क्यों है के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, तो इसीलिए वो क्या बन जाता है, सामाजिक विज्ञान बन जाता है। क्लियर है। हाँ जी। दूसरा हमारा आता है वास्तविक विज्ञान। प्रोफेसर सेलिगमैन ने कहा कि ये वास्तविक विज्ञान है। भाई वास्तविक विज्ञान क्या है, फिर से वही बात आ गई, क्या है और क्यों है, क्या है और क्यों है, इन दोनों के बीच में जो संबंध अगर हम उस चीज को सिद्ध कर सकें तो वो कहलाता है वास्तविक विज्ञान। जो अर्थशास्त्र है वो वास्तविक विज्ञान है। इसके 3 पॉइंट है हमारे पास। पहले
पहले तो आता है कि इसमें हम जो कुछ भी पढ़ते हैं ना वो क्रमागत है, क्रमागत इकाइयां होती हैं, या फिर आपका इसमें क्रमागत अध्ययन होता है। हम जिस चीज को भी अर्थशास्त्र में लेते हैं वो क्रम से होते हैं। कैसे? मनुष्य की आवश्यकताएं हैं असीमित, पढ़ा था ना, कराया था। कैसी है? असीमित। फिर उसको पूरा करने के लिए चाहिए साधन यानी धन, वो कैसा है? वो है सीमित। कैसा है? सीमित। तो उसे क्या करना पड़ता है? तो उसे चुनाव करना पड़ता है। चुनाव किसका? किसमें से? एक से ज्यादा विकल्प वाली वस्तुओं का प्रयोग करता है। जैसे दूध का एग्जाम्पल दिया था, जिस बच्चे को क्लियर नहीं है लास्ट वीडियो जाके देखो, इससे पहले वाली वीडियो जाके देखो। हाँ जी, तो इस तरह से सारी चीजें जो है वो सिस्टमैटिक तरीके से हैं, क्रम में है। ऐसे नहीं है कि सारी चीजों को इकट्ठा किया, टोकरा भरा और सामने पेश कर दिया, ऐसा नहीं है। तो सारी चीजें कैसे हैं? क्रम से हैं। तो जिसमें सारी चीजें क्रम के रूप में हो, ऐसे मतलब हम कहते हैं कि सारी चीजें इकट्ठी ना हो, होच पोच वाली सिचुएशन ना हो, होच पोच ना हो, तो वो चीज क्या होती है? अब हर चीज का देखो साइंटिफिक तो है ही है, क्या है और क्यों है तो है ही है हर चीज में। अर्थशास्त्र में जो चीज है क्या और क्यों तो है ही है, क्रम से भी है, तो ये बात बताती है कि ये वास्तविक विज्ञान है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि इसमें जो है ये सत्यता की जांच हो सकती है। सत्यता इसमें पाई जाती है, सत्यता की जांच हम कर सकते हैं। अब किसी ने कह दिया क्या है? मैंने कहा, यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रही हूं कि मांग कम हो गई। क्या कम हो गई? मांग कम है। कम को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। इसका मतलब क्या है यहां पर? कि कम हो गई। ठीक है। अब ये पेन किसी दुकानदार ने ये पेन ला के रखे हुए थे, तो हर महीने या फिर जैसे भी वो एक टाइम पीरियड में मापता है, तो ये पेन उसके 100, 150, 200 पेन बिक जाया करते। अब की बार टाइम ऐसा था, पेन को छोड़ो, टमाटर की बात करते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो पहले क्या करती थी औरतें, जो हमारे घर में मम्मियां थी, भाई सब्जी बना रही हैं तो वो कहती थी सब्जी को अच्छी तरह से खट्टी लगेगी तो ज्यादा स्वाद लगेगी, और टेस्ट और तरह से आएगा, खट्टा मीठा, है ना। तो ज्यादा टमाटर डाल दो, सब्जी ज्यादा बढ़िया बनेगी। तो वो जब भी सब्जी बनाने जाती थी 4-5 टमाटर हाथ में लेके जाती थी। ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर हुआ कि जो टमाटर मंडी में भर भर के पड़े थे ना, अब वो कम हो गए, और लोगों ने टमाटर को भी ऐसे साफ करके, ऐसे कपड़े से चमका के और फिर रखना शुरू कर दिया। नहीं तो वो एक टोकरी में ऐसे ऊपर नीचे पड़े रहते थे, कोई गला हुआ है, कोई ऐसे। अब उन्होंने क्या करा, बड़े बड़े या छोटे जैसे भी टमाटर है, हर एक टमाटर को दुकानदार कपड़े से साफ कर रहा है। और फिर उससे पूछा, भाई सवेरे भी टोकरी भरी हुई थी टमाटर की, अब भी टोकरी भरी हुई है, क्या दिक्कत है? वो कहता है जी मांग कम हो गई, लोग ना अब खरीद नहीं रहे। मतलब इसमें क्या है कि बात क्या है कि मांग कम है। अब क्यों? फिर किसी ने पूछा क्यों? क्योंकि पहले तो टमाटर 50 रुपए किलो थे, या 30 रुपए किलो थे, या 20 रुपए किलो थे, तो लोग खरीद रहे थे। अब टमाटर हो गए 150 रुपए किलो, मतलब कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ गई। तो यहां पर क्या है और क्यों है में संबंध आ गया कि मांग कम हो गई क्योंकि टमाटर की जो कीमत है वो ज्यादा बढ़ गई। और जब कीमत टमाटर की जब 30 रुपए किलो थी तो मम्मियां 4-4, 5-5 डालती थी, सब्जी स्वाद हो जाएगी। और फिर उसके बाद जब 150 रुपए 200 रुपए तक चली गई टमाटर की कीमत, तो वो कहती थी छोड़ टमाटर को, हम लाते ही नहीं, नींबू डाल देती थी। इससे भी खटाई वही आ जाती है, वो मन को समझाने वाली बात होती है ना। और फिर उसके अलावा फिर वो या फिर छोटा सा टमाटर डालती थी, तो कई तो 4 टुकड़े भी मैंने देखे हैं कर लेते थे, या फिर 2 कर लेते थे, आधा अब डाल लो, आधा कल काम आ जाएगा। तो इस तरह से मतलब जो चीज महंगी हो जाती है हम उसको बड़े आराम से, बड़े ध्यान से प्रयोग करते हैं। और जो चीज या तो फ्री में होती है या सस्ती होती है, तो खराब है, इतना बड़ा टमाटर खराब निकल गया, फेंक दिया। और बाद में अगर वो थोड़ा सा भी दागी या दाग वाला निकल गया तो उसको ऐसे काटती थी कि सही वाला ना चला जाए बीच में। तो क्या चीज है, जब हम उसमें सत्यता की जांच कर सकें तो वो चीज क्या कहलाती है? वो वास्तविक विज्ञान कहलाती है। सॉरी, हाँ जी। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट पार्ट,
सॉरी बच्चों। अब विज्ञान भी ये कौन सा हो गया, एक तो वास्तविक विज्ञान हो गया और सामाजिक विज्ञान भी हो गया। तीसरा फिर किसी ने बताया भाई ये सिर्फ सामाजिक और वास्तविक विज्ञान नहीं है, ये आदर्शात्मक, आइडियल, आदर्शात्मक विज्ञान भी है। कैसे? विज्ञान है जब कोई चीज क्या है, क्यों है, ये है तो वो विज्ञान है। कोई चीज आदर्श कब बनती है? आदर्श वो तब बनती है जब क्या होना चाहिए, होना चाहिए। अब यहां पर मांग कम है क्योंकि कीमत ज्यादा है, तो होना क्या चाहिए, कीमत कम हो जाएगी। कीमत कम होनी चाहिए ताकि लोग भी खरीद सके और जो बेच रहे हैं उसकी मांग भी बनी रहे ताकि वो प्रोडक्शन को, उत्पादन को और जारी रखे। तो वो होती है आदर्शात्मक विज्ञान। तो वास्तव में अर्थशास्त्र विज्ञान तो है ही है, पर किस तरह का विज्ञान है? आदर्शात्मक विज्ञान है। क्लियर है? हर एक वर्ड का आपको मीनिंग क्लियर है अच्छे से? हाँ जी। अब हमारे पास एक ही रह गया इसमें पॉइंट, कला। कला क्या होती है? कोई बच्चा, किसी के माइंड में आया है कुछ, कला क्या हो सकती है? कला होती है हमें कोई उद्देश्य प्राप्त करना है। क्या करना है? कोई हमें उद्देश्य प्राप्त करना है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपके पास जो ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान जो आप प्रयोग करते हो, जिस चीज की आपको जानकारी है, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब अपने व्यवहारिक ज्ञान का प्रयोग करते हो और उस उद्देश्य को आप प्राप्त कर लेते हो, तो वो चीज क्या कहलाती है? वो चीज कला कहलाती है। कला का मतलब दोबारा से फिर बता रही हूं, किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब आप अपने व्यवहारिक ज्ञान का प्रयोग करते हो तो वो चीज कला हो जाती है। जैसे भाई किसी बच्चे को मान लो, कोई जो टेलर होते हैं, टेलर को कपड़े सिलने आते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि अपने परिवार की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना। ठीक है ना? सारी आवश्यकताएं तो नहीं, पर बेसिक नीड तो कम से कम पूरी करना। ठीक है, तो इसके लिए उसका उद्देश्य क्या हो गया? मनी, पैसा कमाना। अब पैसे कमाने के लिए उसके पास ज्ञान क्या था? उसको कपड़े सिलने आते थे, तो उसने क्या करा? कपड़े सिलना शुरू कर दिया और उससे फिर क्या हुआ? पैसे आए। तो उसका उद्देश्य क्या था? परिवार का गुजारा करना। उसके लिए चाहिए था पैसा। ज्ञान क्या था? उसको कपड़े सिलने आते थे, तो उसने अपने उद्देश्य के लिए अपने व्यवहारिक ज्ञान का प्रयोग कर दिया और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया। तो यही चीज क्या कहलाती है? यही चीज कहां है? इकोनॉमिक्स में है। अब यहां पर उद्देश्य क्या होता है? विकास करना। सिर्फ विकास नहीं, समृद्धि, समृद्धि, समृद्धि करना, विकास करना, दोनों करना। इसमें दोनों ही आ जाते हैं। समृद्धि में विकास प्लस कल्याण। ठीक है, उद्देश्य होता है देश का विकास करना और साथ में कल्याण करना। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं? देश क्या करता है? आर्थिक क्रिया करता है। क्या करता है? आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया में धन कमाने के लिए सारे लोग अपने हिसाब से, किसी को मान लो पेंट करना आता है, वो काम शुरू करता है, कोई दरवाजे बनाता है, कोई घर बनाता है, कोई कपड़े सिलता है, कोई किसी चीज का उत्पादन करता है, कोई नौकरी करता है, कोई नौकरी में भी कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई बैंक में है। तो अपने अपने ज्ञान के अनुसार हर व्यक्ति आर्थिक क्रिया में लगा हुआ है। तो वो क्या कर रहे हैं? उद्देश्य है। अब इसमें तो पूरे देश की बात आ गई। तो वो जो प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, आर्थिक क्रिया कर रहा है, वो खुद के विकास के लिए कर रहा है। और जब खुद का विकास हम करते हैं, सभी लोगों का विकास हो जाएगा। सभी लोगों का विकास होगा तो पूरे देश अपने आप विकसित हो जाएगा। पूरा देश अपने आप विकास को प्राप्त कर लेगा। क्लियर है? यहां पर आपका पार्ट 3 में ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसमें जो क्वेश्चन है ऑप्शन वाले बनते हैं कि कौन सी लैंग्वेज वाला, किस सन में कौन सी बुक लिखी थी, किस अर्थशास्त्री ने लिखी थी, ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा जो मेन है यहाँ पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र कर लिया, उसकी इंपॉर्टेंस कर ली, व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहां से निकला, कैसे निकला, वो हो गया। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर बन गया कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या फिर कला है। तो ये टाइप नहीं है, ये क्या है? इसकी प्रकृति। क्या है? प्रकृति, नेचर, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या कि ये विज्ञान है या कला है। ठीक है ना? अब दोनों को हमने विज्ञान भी बता दिया, वास्तविक भी है और सामाजिक भी है और आदर्शात्मक भी बन जाता है। फिर कला भी हमने कर लिया।
तो ये टॉपिक मैंने पूरा डीपली करवा दिया। किसी बच्चे के दोबारा से फिर रिपीट कर रही हूँ, क्वेरीज है तो कमेंट कीजिए और अच्छे से पढ़ना है बेटा। इसके अलावा मैंने 2 चैप्टर यहाँ पर करवा दिए, एक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट है जो लागत की धारणाएं, और दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। ये दोनों चैप्टर्स आपको अच्छे से करने हैं, वीडियोस देखनी है, सीक्वेंस में देखना, पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी पार्ट बने हुए हैं। अगर बीच में कोई, जैसे मान लो कोई तीसरा पार्ट है और तीसरे के बाद 3.1 दे रखा है और फिर चौथा, तो इसके बाद पहले ये देखोगे, क्योंकि बताया था ना लुई, पहले इतिहास में जो होते थे राजा, लुई पहला, लुई दूसरा, लुई तीसरा, लुई चौथा, लुई पांचवा और फिर लुई 16वें था ना। तो यहां पर ऐसा ही है, इसके बाद ये और फिर ये, वो पार्ट में कंप्लीट नहीं हो पाया था तो इस वजह से 3.1 बनाना पड़ा। अब मेरी कोशिश रहेगी पूरा पार्ट आपके सामने हो कि पॉइंट्स का चक्कर ही ना हो। तो ये दोनों लेसन्स आपको इन वीडियो में से करने हैं और फिर खुद से खुद का टेस्ट लेके देखना है कि आपको कितना क्लियर हुआ, और मुझे कमेंट में बताना है कि कितने में से कितने क्वेश्चन आपके क्लियर हुए, कितने आउट ऑफ कितने मार्क्स आपने अचीव किए, प्राप्त किए। थैंक यू सो मच।